दो मंजिले मकान के ऊपर माले में अपनी पैरालाइज माँ के साथ अकेला बैठा अनिल खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। माँ सो रही थी, कमरा बिखरा पड़ा था, उसे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे, पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। ऐसे में उठकर नाश्ता बनाना आसान नहीं था। वैसे पिछले कई दिनों से नाश्ते के नाम पर वह ब्रेड बटर और दूध ले रहा था। किसी तरह फ्रेश होकर वह किचन में घुसा। दूध और ब्रेड खत्म हो चुके थे। घर में कोई ऐसा नहीं था जिसे भेजकर दूध मंगाया जा सके। खुद ही घसे घिसता हुआ किराने के शॉप पर तक पहुंचा। दूध, मैगी और ब्रेड के पैकेट खरीद कर घर आ गया। अपनी पत्नी संजना के जाने के बाद वह यह सब खाकर जिंदगी बसर कर रहा था। घर का आकर माँ जल्दी से उसने दूध उबालने को रखा और ब्रेड सेकने लगा। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा जल्दी आ, मुझे टॉयलेट लगी है। अनिल ने ब्रेड वाली गैस बंद की और दूध वाली गैस थोड़ी हल्की करके माँ के कमरे की तरफ भागा। तब तक माँ कुछ बिस्तर पर कर चुकी थी। उसने कुछ भी नहीं रोका नहीं जाता। वह माँ पर चीख पड़ा, क्या माँ, मैं 2 सेकंड में दौड़ता होता पर तुमने बिस्तर पर खराब कर दिया। अब यह सब बैठकर मुझे ही धोना पड़ेगा। काम वाली भी तो नहीं आ रही है ना। माँ सकपका गई। दुखी नज़रों से उसे देखती हुई बोली, माफ़ कर देना बेटा, पता नहीं कैसी हालत हो गई मेरी। कितनी तकलीफ देती हूँ मैं तुझे, मर क्यों नहीं जाती। कहते होने लगी थी, ऐसा मत कर माँ। अनिल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। पिताजी पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। भाई दूसरे शहर चला गया, संजना किसी और के साथ भाग गई। अब मेरा है ही कौन तेरे सिवा। तू भी चली जाएगी तो तेरे अकेले हो जाऊंगा। अनिल की भी आंखें भर आई थी। उसे संजना की याद तड़पाने लगी। संजना भी तो सब कुछ कितनी सस्ता से हमारे रखती थी। माँ की तबीयत तब भी खराब थी, मगर संजना इस तरह माँ की सेवा करती थी। तकलीफों के बावजूद हंसती रहती थी। उस समय छोटा भाई और पिताजी थे, मगर घर के काम पलक झपकते निपट जाते थे। अनिल की आंखों के आगे संजना का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। जब वह ब्याह कर घर आई थी, नेवल देवन इधर से उधर फुदकती रहती थी, मगर अनिल उस मासूमियत को बेवकूफ़ी का नाम देता था। बेवक्त उसे झिड़कता रहता था। वह घर से एक भी कदम बाहर रख देती तो घिर उठा लेता था। इसके सहेलियां तक से उसे मिलने नहीं देता। समय के साथ चपल रहे हिन्नी की संजना पिंजरे में कैद बुलबुल जैसी गमगीन हो गई। इस वजह से आंखों में पीरा झांकने लगी। कोई शिकायत किए बिना वह पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी। आज अनिल को याद आ रहा था वह दिन जब संजना को मौजूदगी में एक बार उसे बुखार आ गया था। उस वक्त उसकी शादी का ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तब संजना पूरे दिन उसके हाथ पैरों की मालिश करती रहती थी। अनिल हर समय उसको अपनी सेवा में लगाए रखता है। एक दिन उसके मन की दाह लेने के लिए अनिल ने पूछा, ते मेरी बीमारी में तो फिर परेशान तो नहीं हो गई, ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा मैं। संजना ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्का कर भर दिया। अनिल ने उसे तुलसीदास का दोहा सुनाते हुए कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परिखिए चारी जानती हो इसका मतलब क्या है। नहीं तो आप बताइए क्या मतलब है। संजना ने गोल गोल आंखें नचाते हुए पूछा कि तो अनिल ने समझाया, इसका मतलब ये है खराब में ही धीरज धर्म मित्र और औरत की परीक्षा होती है। बुरे समय में पत्नी आपका साथ देती है या नहीं यह देखना जरूरी है। इसी से पत्नी की परीक्षा होती है। संजना के बारे में ये सोचते सोचते काफ़ी समय तक अनिल ये ही बैठा रहा। तभी उसे याद आया कि उसे गैस पर दूध चढ़ा रखा है। वह दौड़ता हुआ किचन में घुसा तो देखा आधा से ज़्यादा ज़मीन पर गिर गया है। बाकी किचन के सफाई का काम बढ़ गया था। दूध भी फिर से लाना होगा। उधर माँ के बिस्तर की सफाई भी करनी थी। सब काम निपटाने दोपहर के 2 बज गए। दूध के साथ ब्रेड खाते हुए अनिल को फिर से पुराने दिन याद आने लगे। संजना को उसके लिए पिताजी ने पसंद किया था। वह खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी, जबकि अनिल कपड़ों का थोक भी करता था। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी संजना जॉब करना चाहती थी। वह इस बहाने खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, मगर अनिल ने उसकी यह गुजारिश सिर के नकार दी। अनिल को डर लगने लगा था कि कमला यदि बाहर जाएगी तो अपनी सहेलियों को मिलेगी, उसे भड़काएगी। यह सोचकर उसने संजना के जॉब करने या सहेलियों से मिलने की पाबंदी लगा दी थी। वह दुकान से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि कपड़े प्रेस करते करते संजना अपनी किसी सहेली से बातें कर रही है। अनिल दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ। बिस्तर पर बैठकर चुपके से संजना की बातें सुनने लगा। वह अपनी सहेली से कह रही थी, मीना सच कहूँ तो कभी कभी दिल करता है इनको छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ। कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, मगर उस वक्त सुना सुनाया दीदी का ख्याल आता है। वह इतनी सुंदर और विधवा होने की वजह से उनकी कहीं शादी नहीं हो पाई। कितनी बेबस है और अकेली। एक औरत के लिए दूसरी शादी का पाना आसान नहीं होता, कभी मन गवा नहीं देता। संजना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनिल चीख पड़ा, संजना फ़ोन रखो, मैं कहता हूँ फ़ोन रखो। डर कर संजना ने फ़ोन रख दिया। अनिल ने खींचकर एक झापड़ उसे रसीद किया। संजना बिस्तर पर बैठकर सबकने लगी। अनिल ने उसके कानों में तुलसीदास का दोहा बुदबुदाया, ढोल गवार सूत्र पशु नारी
थाने के अधिकारी। संजना ने सावली नज़रों से अनिल की ओर देखा। अनिल ने चीखा, जानती है जोहे का मतलब नहीं जानती? इसका मतलब है कि औरतों को अकल सिखाने के लिए उन्हें पीटना जरूरी होता है। वे तारण की अधिकारी होती है और मैं तेरी जैसी औरतों को पीटना अच्छी तरह से जानता हूँ। पति के बुराई मोहल्ले पर चलती है, सहेलियों के आगे बुराइयों का पौधा खोल रखा है, छोड़ कर आ जाएगी, मुझे क्या कमी रखी है मैंने, जाहिल औरत। कहते हुए अनिल ने गर्म प्रेस उसके हथेली पर रख दिए। जोर से चीखी। बगल के कमरे में पिताजी दो रहे हैं। बस कर अनिल, क्या कर रहा है? चल, तेरी माँ की दवा मंगा रही है। पिताजी अनिल के खींचते हुए ले गए कि संजना के तरनल के नीचे बहते पानी के आते रोती रही। कुछ टूट गया था, यह चोट फिर कभी नहीं ठीक हुई। हंसता खिलता सब कुछ छूट गया। वह अनिल के सारे काम करती मगर बिना एक शब्द मुंह से निकाले। रात में जब अनिल उसे अपनी तरह खींचता और उसे महसूस होता जैसे बहुत सारे बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया है, वह बेबस। रास्ते में 3 साल बाद गए। उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। इतने घुटन भरे माहौल में वह अपने बच्चे को कौन सी खुशी दे पाएगी। एक दिन वह शाम के समय सब्जी लाने बाजार गई थी। वहीं उसकी मुलाकात अपने सहपाठी नीरज से हुई। वह अपने भाई नीलय के साथ सब्जी और फल। संजना को देखते ही नीरज उसे पुकारा। कैसे ही संजना पहचाना। नीरज को देखकर संजना का चेहरा खिला उठा। अरे कैसे नहीं पहचानोगे, तुम तो कॉलेज के जान थे, पर तुम्हें पहचाना कठिन हो रहा है। कितनी मुरझा गई हो, सब ठीक है? चिंता भरे स्वर में नीरज ने पूछा तो संजना ने सब सच बता दिया। ढांढस बताते हुए नीरज ने कहा, भाई से कराया, तलाक हो चुका है। बीवी बहुत रुख स्वभाव की भी, जबकि बहुत कमाल हृदय का। मैं तो जयपुर रहता हूँ, मगर तुम्हें इस समस्या से तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। इस छोटी किसी मुलाकात से नीलय ने अपना नंबर देते हुए मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वादा किया। संजना को जैसे एक आसरा मिल गया था, वैसे ही नीलय उसे जिन निगाहों से देख रहा था, निगाहें घर आने के बाद उसका पीछा करती रही। अजीब सी कोशिश से निगाहों में संजना चाह कर भी नीलय को भूल नहीं पा रही थी। करीब 4-5 दिन बीत गए। हमेशा की तरह संजना अपने घर के कामों में व्यस्त थी कि तभी नीलय का फ़ोन आया। संजना ने दौड़कर फ़ोन उठाया। नीलय की आवाज़ एक स्वर में, जैसे उसने संजना का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, मगर उसके बात के अंदाज ऐसा था कि संजना 2-3 दिनों तक फिर से नीलय के ख्याल में गुम रही। इस बार उसी नीलय का फ़ोन किया। दोनों देर तक बातें करते रहे, हालचाल पूछते रहे। अब हर रोज़ दोपहर 2-3 बजे दोनों बातें करने लगे। दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग शेयर की और फिर एक दिन एक दूसरे के साथ कहीं दूर भाग गए। जाने की योजना बना डाली। संजना के लिए यह फैसला लेना कठिन नहीं था हुआ। वह ऐसे ही अनिल से आजीज हो चुकी थी। अनिल ने जिस तरह से उसे मारा पीटा गुलाम बनाकर रखा था, वह उसके जैसे समवनी स्त्री के लिए असहनीय हो था। एक दिन अनिल के नाम एक चिट्ठी छोड़कर संजना नीले के साथ भाग गई। वह कहाँ गई, इसकी खबर उस अनिल को अभी तक नहीं है। माध्यम में अनिल को दे दी। साथ ही उसने खत में स्पष्ट रूप से लिखा कि अनिल को तलाक नहीं देगी तो उसके साथ वो नहीं रहेगी। अनिल के पास हाथ मिलने के जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इस बात का 1.5 साल बीत चुके थे। अनिल को जिंदगी गाड़ी पटरी तक उतरी, व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अनिल के पिता को मौत हो गई और घर के हालात देखते हुए अनिल के भाई ने लव मैरिज की और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। अब अनिल अकेला अपनी बीमारी माँ के साथ जिंदगी की रेतीली धरती पर अपने कर्मों की साथ देने को